पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन रेडी स्टार्ट। महोदय, भारत सहायता क्लब ने अगले वर्ष में खाद्य सहायता के अतिरिक्त 90 करोड़ डॉलर की गैर योजना सहायता देने का वचन दिया है। हम इसके सदस्य देशों और अन्य मित्र देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के खाद्य संबंधी और अन्य सामान्य आर्थिक सहायता के लिए आभारी हैं। हमें अपनी मुद्रा में आवश्यक साधन जुटाने होंगे अथवा इन साधनों की बचत करनी होगी जिससे हम प्राप्त सहायता का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकें। सर्वत्र कठोर वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है, फिर भी हमें सूझबूझ से काम लेकर ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक उत्पादन में कमी ना आए। प्राथमिकता वाली चीज़ों की छोटी सूची में मैं खेती और खेती के लिए आवश्यक सिंचाई और उर्वरकों जैसी चीज़ों, परिवार नियोजन, निर्यात और निर्यात उद्योगों तथा बेकार जा रही उत्पादन क्षमता के भरपूर उपयोग में को शामिल करती हूँ, जिससे चतुराई, संगठन क्षमता और डिजाइन तैयार करने की क्षमता के द्वारा अर्थव्यवस्था में एक नई गतिशीलता पैदा की जा सकती है। हमें एक नया स्वदेशी आंदोलन शुरू करना चाहिए और उत्पादन की अपनी बढ़ती हुई क्षमता और प्रौद्योगिकी तथा निर्माण संबंधी अपनी कुशलता का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमें मित व्ययिता के साथ साथ कार्यकुशलता को भी अपनाना चाहिए और सार्वजनिक तथा निजी तथा सब गतिविधियों में कार्य करना चाहिए। हमें अपने साधनों के भीतर रहना चाहिए और उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा अपने साधनों को बढ़ाना चाहिए। हमारे देशवासियों के सामने जो कठिनाइयां हैं उन्हें मैं पूरी तरह से समझती हूं। बढ़ते हुए दाम और छटनी तथा बेरोजगारी की आशंका, हमें इन समस्याओं के राष्ट्रीय हल ढूंढने हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे केवल अस्थायी राहत में ही मिलती हो और केवल समाज के एक वर्ग की ही सहायता होती हो, जिससे देश के सब लोगों की सामूहिक भलाई न होती हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव किए गए हैं अथवा जल्दी ही किए जाएंगे। ये प्रस्ताव अधिक कार्यकुशल बजट योजना आयोग के पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधार के बारे में हैं। जैसे कि घोषणा की जा चुकी है, हम अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों के राजभाषा संबंधी आश्वासनों को कानून सम्मत बनाने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं। भाषा के प्रश्न से भावनाएं भड़कती हैं और लेकिन इससे देश में फूट पड़ने का माध्यम नहीं बनना देना चाहिए। जहां तक केंद्र का संबंध है, हम संविधान के 8वें अनुच्छेद में उल्लिखित सब भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। ये भाषाएं वे सांस्कृतिक धाराएं हैं जो मिलकर भारतीय विचार और परंपरा की महान सरिता बनाती हैं। इनमें से किसी भी भाषा की उपेक्षा करने का अर्थ अपनी महान परंपरा के प्रति झूठा बनना होगा और हमें एक संपर्क भाषा की ही भी आवश्यकता है और इस कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी का सुझाव दिया। भाषा का ज्ञान बढ़ना चाहिए। वह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। यही कारण है कि हम सब इस बात पर सहमत हुए कि अंग्रेजी कुछ समय और तक एक संबद्ध राजभाषा के रूप में जारी रहे। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वस्तुतः हमारी सब नीतियों के संबंध में स्थिति पर निरंतर विचार किया जाता है। विचार करने के बाद हमने देखा कि हमारी नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है, अतः हम इन नीतियों को बदलने का कोई कारण नहीं समझते। हम पाकिस्तान से मित्रता चाहते हैं और हम उससे व्यापार, अपने प्रदेश से माल आदि किसी निकासी और संचार, संयुक्त रूप से जल साधनों के विकास और जानकारी के अबाध आदान प्रदान जैसे मामलों में सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे सहयोग का क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा, अन्य प्रश्नों पर विचार करना सरल होगा और दोनों देशों के लिए संतोषप्रद ढंग से और संभावित शर्तों पर इसका हल ढूंढा जा सकेगा। हम इसी प्रकार अपने दूसरे पड़ोसियों से भी अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं। मुझे खेद है कि अब तक चीन का रवैया न केवल नकारात्मक ही रहा बल्कि शत्रुतापूर्ण भी रहा है, पर जहां तक हमारा संबंध है, बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार रहे। इस समय हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण सवाल परमाणु अस्त्रों का विस्तार रोकने की संधि का है। हम परमाणु अस्त्रों का विरोध करते हैं और इसके विस्तार के भी हम विरोधी हैं, लेकिन हम इस संधि के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये प्रस्ताव परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों में उन देशों की स्वतंत्रता छीन लेना चाहते हैं जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं, जबकि वे देश जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं वे अपने परमाणु अस्त्रों के भंडार को बढ़ा सकते हैं और व्यापक विनाश के सर्वाधिक भयावह अस्त्रों को और अधिक भयानक बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा कि स्वाभाविक है, हम अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं।
इस संबंध में भारत की विशेष स्थिति है और हम अपने एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे हम परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की किसी भी संभावित धमकी का सामना कर सकें। मैंने विभिन्न विषयों के बारे में अपने विचार इसलिए प्रकट किए हैं क्योंकि मैं यह चाहती हूं कि यह सम्मेलन एक दूसरे के विचारों को समझने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का माध्यम बने। हमारे सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका तुरंत हल निकालने की आवश्यकता है, लेकिन हमें अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्धारित करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम लंबी समयावधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचार करें तो बहुत सी कम अवधि की समस्याएं कम जटिल और अधिक सरल बन जाती हैं। चाहे हम कुछ भी करें, पर हम वर्तमान के लिए भविष्य की बलि नहीं दे सकते। केंद्र और राज्य दोनों सरकार के अंग हैं। हम दोनों मिलकर ही व्यापक अर्थों में भारत सरकार का निर्माण करते हैं। अतः हम लोगों को देश की उन्नति के लिए विचारों और कार्यों दोनों दृष्टियों से मिलकर काम करना चाहिए। महोदय, आज हम विश्वास कर सकते हैं कि अंधेरे से भारत निकलना शायद पहली बार इन पिछले 3-4 वर्षों में हम अपने आप सूर्य की रोशनी में बैठे हैं और यह रोशनी जो हमारे देश को उजाला दे रही है। लेकिन जहां बहुत क्षेत्रों में, बहुत घरों में, चंद शहरों में उजाला है, हम कैसे भूलें कि बहुत से अंधेरे घर और आज भी हैं। हम कैसे भूलें उन किसानों को जिनकी ज़मीन पर सिंचाई नहीं होती। हम कैसे भूलें अपने उन करोड़ों हरिजन भाई बहनों को या गिरिजन भाई बहनों को या पिछड़ी जाति के भाई बहनों को जो या उन्हें जो पहाड़ में रहते हैं या उन्हें जो जंगल में रहते हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन, उनके घरों में यह स्वतंत्र भारत का उजाला वैसे नहीं चमक रहा है जैसी हमारी आशा थी, जैसा हमने उनको वायदा किया था कि स्वतंत्रता के बाद उनको रोशनी मिलेगी। यह सब काम हमारे सामने आगे करने हैं। लेकिन मैं यह भी कह सकती हूँ कि उस रास्ते में हम चलें और समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजबूती से कदम उठाने पड़ेंगे। यह रास्ता भारत की जनता का चुना हुआ है, भारत के लोकतंत्र का चुना रास्ता था और है, और उसी रास्ते का एक कदम अभी हाल में ही लिया गया। आप सबको मालूम है कि वह क्या है। वह था कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मुझे मालूम है कि इस कदम का कितना बड़ा स्वागत जनता में हुआ। मुझे मालूम है कि कितने छोटे और बड़े लोग मेरे पास आए या मुझे लिखा या संदेश भेजा मुझे बताने के लिए कि यह कदम एक ठीक कदम है। फिर भी कितने ही लोग बाकी हैं जिनके लिए काम करना है। मेरे पास रिक्शा वाले आए, तांगे वाले आए, पत्थर तोड़ने वाले आए। ये सब लोग आज स्वतंत्र भारत के शहरों में सबसे अधिक कठिनाई आज भी सहते हैं। लेकिन इस नए उजाले को उनको हमें इन सब आशाओं में उठाना है। यह नहीं कि तत्काल उनकी बहुत सी सहायता हो जाएगी, लेकिन नए रास्ते दिखाकर शायद वे अब भी अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकें। और यह भी हो सकता है कि वे अपने व्यवसायों को बदलने की कोशिश करें। हमें बेरोजगारी का मामला भी हल करना है और सब लोगों को एक सा मौका देना है। इस तरह से बहुत से काम हो सकते हैं जिसे समाज, सरकार, पड़ोसी सबको मिलकर इन पिछड़े हुए लोगों की मदद करनी है और उनको एक नया जीवन देना है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बार हिंसा होती है या हमारे बीच में जो अल्पसंख्यक जातियां हैं उनके विरुद्ध कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई होती है, कुछ शक पैदा होते हैं, कुछ गुस्सा बढ़ता है जिससे हमारी एकता भंग होती है, जिससे हमारे देश में शांति भंग होती है। और हमको मालूम है कि शांति भंग होगी तो पैदावार नहीं बढ़ सकती है।